कैसे हैं आप? तो आज अपन 3D क्लोज पैकिंग को पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट में। ठीक है, पार्ट 6 है ये वीडियो का। 5 पार्ट्स में इस वीडियो के डाल चुका हूँ, तो पिछले वीडियो आप जरूर देख लीजिए जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर अपन बात करते हैं पार्ट 6 में 3D क्लोज पैकिंग की, तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं, मैंने आपको क्लोज पैकिंग बताया था। क्या हम क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स हैं, क्रिस्टल सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उनको अगर अपन अरेंज करते हैं, ठीक है, अवेलेबल स्पेस के अकॉर्डिंग, तो अरेंज करने के बाद कुछ स्पेस उनमें से बच जाता है, उसको अपन वॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉइड्स। सो अपन 3D क्लोज पैकिंग को स्टार्ट करने से पहले ये देखते हैं कि वॉइड्स क्या होता है एक्चुअली में और ये कितने टाइप का होता है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट वॉइड्स। देखो, अगर अपन बात करें बच्चों वॉइड्स की, तो वॉइड्स एक्चुअली में अपन बोलते हैं एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस को, ये फ्री स्पेस को, पार्टिकल्स को क्लोजली टाइटली पैक कर देने के बाद भी कुछ स्पेस बच जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वॉइड्स। ठीक है, और ये कितने टाइप की होती है इसको अपन एक बार ध्यान से देखते हैं। तो ये वॉइड्स एक्चुअली में 3 टाइप्स की होती है। पहली जो वॉइड्स है वो होती है अपने ट्रायंगुलर वॉइड्स। ट्रायंगुलर वॉइड्स, ठीक है। सेकंड टाइप की जो वॉइड्स होती है वो होती है अपने टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और थर्ड टाइप की जो वॉइड होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स देखते हैं एक बार। ट्रायंगुलर वॉइड्स क्या होती है? देखो, द वॉइड विच मेड अप बाय the void which made up by 3 particles, 3 constituent particles से मिलकर बनी होती है। ठीक है, और जो शेप होती है इसकी वो ट्रायंगुलर होती है। ठीक है, शेप कैसी होती है इसकी? ट्रायंगुलर, और 3 पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने पार्टिकल्स अरेंज किए हुए हैं सिस्टम। ठीक है, हमने देखा था क्लोज पैकिंग 1D और 2D में। तो जब हम क्लोज पैक कर देते हैं पार्टिकल्स को, तो एक लेयर बनती है इस तरीके। जैसे 2D क्लोज पैकिंग की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स को अपन 2 डायरेक्शन में अरेंज करते हैं। उसमें भी मैंने 2 तरीके बताए थे आपको, एक तो स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। ठीक है, दोनों अलग अलग तरह से समझी जाती है। तो देखो, अब एक बात बताओ मेरे को यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर देखें हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, अगर अपन बात करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग मैंने आपको क्या बताया था कि ये पार्टिकल्स फर्स्ट लेयर में, फर्स्ट आपने लाइन में अरेंज कर दी। उसके बाद जब इन फर्स्ट लाइन के में जो पार्टिकल्स अरेंज आपने किए हुए हैं, इनमें हर एक पार्टिकल्स के 7 पार्टिकल हैं, तो 2-2 पार्टिकल्स में देखो, इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में यहाँ पे गैप है। तो इन गैप्स में अगर अपन अगली लाइन को अरेंज करते हैं, इन गैप्स में देखो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से फिर दिखाई देगा। ऐसे ही फिर देखो इस गैप में, इस गैप में अरेंज करेंगे, इस गैप में अरेंज करेंगे, इस गैप में अरेंज करेंगे। इस तरह जब हम पार्टिकल अरेंज करते चले जाएं तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनेगी, क्योंकि बीच वाला पार्टिकल 6 पार्टिकल से हेक्सागन में प्रेजेंट है ना, बना रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि देखो, बीच में एक एम्प्टी स्पेस यहाँ बचा हुआ, बीच में एक एम्प्टी स्पेस बचा हुआ। ये जो एम्प्टी स्पेस बचा हुआ है बच्चों, इसको समझने की जरूरत है। इस एम्प्टी स्पेस को ध्यान से देखो, इस एम्प्टी स्पेस को ध्यान से देखो। ये एम्प्टी स्पेस क्या है? वॉइड है। और ये किस टाइप का वॉइड है? ट्रायंगुलर वॉइड से, क्योंकि 3 पार्टिकल से घिरा है, और ये 3 पार्टिकल्स मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ट्रायंगल शेप बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? ट्रायंगल शेप बना रहे हैं। तो ये कौन सी वॉइड है बच्चों? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, तो ट्रायंगुलर वॉइड को अपन इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रायंगुलर वॉइड में क्या होता है? एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ और एक पार्टिकल यहाँ होता है। क्लियर है? ठीक, और यहाँ बीच में जगह खालिस्तान, एक एम्प्टी स्पेस बच जाता है, उसे अपन ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। क्लियर है? चलो, अब अपन स्टार्ट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर अपन टेट्राहेड्रल वॉइड की बात करें, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होती है? देखो, द वॉइड विच मेड अप बाय 4 पार्टिकल्स, 4 पार्टिकल्स से मिलकर बनने वाली वॉइड। ठीक है, और शेप इसकी होती है टेट्राहेड्रल।
अब ये वॉइड किस तरह से होती है, देखो इस वॉइड की अगर अपन बात करें, अपन क्या करें, ये जो लेयर बनी हुई है इस लेयर के नीचे एक लेयर और रख दे। ये जो लेयर बनी हुई है, सपोज करो इस लेयर को ए लेयर बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं इस लेयर को, ए लेयर बोल देते हैं। तो इस ए लेयर के नीचे जो लेयर बनी हुई है उसके पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या होंगे, इस पार्ट इन लेयर्स के नीचे होंगे, ठीक है। तो एक पार्टिकल का जो सिर है वो हमें इस वॉइड, यानी ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसमें हमें दिखाई देगा, उसका सिर हमें इस ट्रायंगुलर वॉइड में दिखाई देगा, इस वॉइड, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो तीन पार्टिकल्स होंगे, ये जो तीन पार्टिकल्स, ठीक है, वो नीचे वाले पार्टिकल्स के साथ है। तो इस वॉइड में नीचे वाले लेयर के पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे, ठीक है भाई। तीन पार्टिकल्स तो ये 1 2 और 3, ये ट्रायंगुलर वॉइड है। लेकिन अगर नीचे से इसको अपन ढक लेते हैं, नीचे एक अपन बॉल रख देते हैं इस वॉइड में नीचे से, तो ऊपर अभी भी रिक्त स्थान दिखाई देगा, और उसमें उस खाली स्थान में, उस एम्प्टी स्पेस में हमको उस दूसरे लेयर का पार्टिकल दिखाई देगा। तो अब यहाँ पर 4 पार्टिकल हो गए वॉइड में, तो जो वॉइड बनेगी वो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी, ठीक है। इसको समझो, देखो किस तरह से अपन इसकी बात कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास है 3 पार्टिकल्स, कितने पार्टिकल्स हैं ये, 3 पार्टिकल्स। ये ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल है और नीचे एक पार्टिकल और है, ठीक है। नीचे जो पार्टिकल है उसको मैं ब्लू इंक से दिखा रहा हूं, ये देखो इस तरह, ये पार्टिकल ऊपर नहीं है, इसके नीचे ये जो ब्लैक पार्टिकल्स, ब्लैक कलर वाले पार्टिकल्स मैंने दिखाए हैं वो ऊपर लेयर वाले पार्टिकल्स हैं, और ये जो ब्लू कलर वाला पार्टिकल है नीचे वाली लेयर का पार्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वॉइड होगा इसे अपन क्या बोलेंगे, अब इस वॉइड को अपन क्या बोलेंगे बच्चों, इस वॉइड को अपन बोलेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हो गए, 4 पार्टिकल, ठीक है। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी कैसे उस चीज को अपन समझते हैं। तो ये तो इसका अप व्यू है, अपन ऊपर से देख रहे हैं तो इस तरह दिखाई देगी, अपन साइड से देखेंगे, ठीक है, तो ये चारों पार्टिकल अपन कैसे अरेंज दिखाई देंगे। देखो एक पार्टिकल हो गया हमारा ये वाला, एक ये हो गया, एक 3 पार्टिकल नीचे वाली लेयर की होगी, ठीक, ऊपर वाली लेयर की होगी, और एक पार्टिकल कहाँ है, इसके नीचे, यहाँ, ठीक है। ये ए लेयर थी सपोज करो, और ये बी लेयर है, पार्टिकल्स की ए लेयर है, इसके 3 पार्टिकल ये है ऊपर, और बी लेयर में एक पार्टिकल नीचे। तो ये जो पार्टिकल है वो इसके जस्ट नीचे, ये जो ट्रायंगुलर वॉइड थी ना इसके जस्ट नीचे, क्लियर है नहीं। तो अब जो बीच में गैप बचेगा, बीच में, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड। जो ज्योमेट्री होती है इस वॉइड की वो टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इसको अपन इस तरह समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर अपन इसके सेंटर पॉइंट दिखा देते हैं पार्टिकल्स के, और इनको अपन आपस में इस तरह से मैच करवा देते हैं, इस तरह से, तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर बीच में बन रही है, क्या बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड, क्लियर है। तो द वॉइड व्हिच मेड अप बाय 4 पार्टिकल्स, और शेप होती है इसकी टेट्राहेड्रल। अब अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होती है, द वॉइड which made up by 6 particles, 6 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, और शेप इसकी कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। देखो ये कैसे मिलकर बनी होती है, ये 3 पार्टिकल्स तो अपन यहां अरेंज करते हैं एक लेयर में, क्लियर, और बाकी 3 पार्टिकल्स ऊपर या नीचे वाली लेयर में इस तरह अरेंज करें। देखो एक यहाँ, एक यहाँ, और एक ब्लैक कलर वाले पार्टिकल नीचे वाली लेयर के, और ब्लू कलर वाले पार्टिकल ऊपर वाली लेयर के, ठीक है। तो बीच में एक जगह बच रही है, बीच में खाली स्थान बच रहा है, एम्प्टी स्पेस बच रहा है, वो 6 पार्टिकल से घिरा हुआ है। कितने पार्टिकल से, 6 पार्टिकल से, ऊपर वाली लेयर के 3 और नीचे वाली लेयर के 3। तो उस पर्टिकुलर वॉइड को अपन क्या बोलेंगे, जो 6 पार्टिकल से घिरी हुई है उसे अपन बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोलेंगे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये तीनों टाइप की वॉइड्स क्लियर होगी, ठीक है। फर्स्ट कौन सी वॉइड है, ट्रायंगुलर, सेकंड कौन सी है, टेट्राहेड्रल, और थर्ड कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल, क्लियर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। अब अपन वॉइड्स के बारे में हल्का फुल्का ही जाने, अभी वॉइड्स के बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि वॉइड्स किस तरह से लोकेट करते हैं,
ठीक है, तब आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा वॉइड्स क्या होती है एक्चुअली में। अभी आपको ध्यान देना है कि 3 टाइप की होती है, एम्प्टी स्पेस को बोला जाता है। अब अपन को 3D क्लोज पैकिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं। 3D क्लोज पैकिंग की अगर अपन बात करें तो एक्चुअली में 3D क्लोज पैकिंग होती क्या है, पहले इसको अपन समझते हैं, ठीक है। तो 3D क्लोज पैकिंग में अपन लिखेंगे व्हेन वी अरेंज particles in all 3 dimensions। जब हम पार्टिकल्स को सभी 3 डायमेंशंस में अरेंज कर देते हैं, व्हेन वी अरेंज पार्टिकल्स इन ऑल 3 डायमेंशंस, देन वी गेट 3D क्लोज पैकिंग। तब हमें किस टाइप की क्लोज पैकिंग मिल जाती है बच्चों, 3D। अगर एक ही डायरेक्शन में अरेंज करते हैं तो 1D क्लोज पैकिंग मिलती है, ज्योमेट्री लीनियर बताई थी मैंने कल। दोनों डायरेक्शन में अरेंज करते हैं तो 2D क्लोज पैकिंग मिलती है। वहां दो तरीके की पॉसिबिलिटी थी, पहले स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग और सेकंड हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग। और ये लास्ट है 3D क्लोज पैकिंग। इसमें अपन अरेंज करते हैं पार्टिकल्स को तीनों डायरेक्शंस में और उससे अपन को मिल जाती है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होती है, ये 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग 3 तरह से पढ़ी जाती है। जैसे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को अपन 2 तरह से पढ़ते हैं, या वहां पर पैकिंग 2 तरह से पॉसिबल है या 3 तरह से पॉसिबल है। कैसे, देखो ध्यान दो भाई, सीधी सी बात ये है, इसमें फर्स्ट जो तरीका होता है उसे अपन बोलते हैं ए टाइप की। इसका क्या मतलब है, ए टाइप का जो नाम होता है वो होता है हमारा स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग। क्या होता है बच्चों, स्क्वायर 3D क्लोज पैकिंग। मतलब अपन इसमें क्या करते हैं भाई, एक 2D पैकिंग, अपन एक 2 डायमेंशनल लेयर बनाते हैं। कौन सी वाली बनाते हैं 2 डायमेंशनल लेयर, स्क्वायर वाली। 2 डायमेंशनल में 2 पॉसिबिलिटी थी, एक तो स्क्वायर और एक हेक्सागोनल। तो अपन क्या बनाते हैं, स्क्वायर वाली क्लोज पैकिंग बनाते हैं। अब उस क्लोज पैकिंग से बनी हुई लेयर को अपन क्या बोल देते हैं, ए लेयर। क्या बोल देते हैं, ए। अब उस ए लेयर के ऊपर और ए लेयर के नीचे, ध्यान सुनना, उस ए लेयर के ऊपर और उस ए लेयर के नीचे हम पार्टिकल्स अरेंज करने वाले हैं। तो हमको ए लेयर के ऊपर इस तरह पार्टिकल अरेंज करने की वापस से ए ही लेयर आ जाए, उसके जैसी ही, और उसके नीचे भी ए ही लेयर आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप से तीसरे डायरेक्शन में सारी लेयर्स किस टाइप की होंगी, ए टाइप की। कैसे होंगी, ए टाइप की। तो उस टाइप से जो अपनी क्लोज पैकिंग बनेगी उसको अपन बोलेंगे स्क्वायर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे, स्क्वायर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसको मैं बना के दिखाता हूं, देखो स्क्वायर 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को। इसमें अपन को करना क्या है, पार्टिकल्स अरेंज इन ऑल डायरेक्शंस, मतलब तीनों डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस लाइक 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। मतलब पार्टिकल्स को सभी डायरेक्शन में किस तरह अरेंज करना है, जैसे 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में करते हैं। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग में अपन पार्टिकल्स को अरेंज करते हैं, उसी तरह से इसमें पार्टिकल्स को अरेंज करना है। क्लियर, चलो इसको अपन थोड़ा सा बना के देखते हैं, तब और भी क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो यहां हमने एक पार्टिकल रखा, यहाँ एक पार्टिकल रखा, यहाँ एक पार्टिकल रखा, यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ एक पार्टिकल। पहले मैं क्या बना रहा हूँ, पहले मैं 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहा हूँ। 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग ये, ठीक है। अब अपन को करना क्या है, इसको मान लेना है ए लेयर। ये कौन सी लेयर है, पूरी ए लेयर। अब इसके ऊपर ही दूसरी लेयर रखनी, जैसे हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके का एक बॉक्स है सपोज करो, उसमें अपन ने इस तरह से पार्टिकल्स रख दिए, तो एक लेयर बन गई। अब इसके ऊपर दूसरी लेयर रखनी, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, तो तीसरे डायरेक्शन में भी लेयर रखनी, ठीक है। यानी आप जब ये वाली लेयर होगी फर्स्ट लेयर, उसके बाद आगे सेकंड लेयर हो जाएगी, फिर उसके बाद थर्ड लेयर हो जाएगी, तो ये वाली डायरेक्शन भी आ जाएगी। एक्स और वाई डायरेक्शन में तो ऑलरेडी यहाँ पर है अपन, क्योंकि एक्स डायरेक्शन ये, समझ रहे हैं, वाई डायरेक्शन ये। अब जेड डायरेक्शन में कब आएंगे, इसके ऊपर और उसके नीचे अपन और लेयर्स रखेंगे, लेकिन वो लेयर्स कैसी होनी चाहिए, ए टाइप की होनी चाहिए। किस टाइप की होनी चाहिए, ए टाइप की होनी चाहिए। तो मैं सिंपलीफाइड रूप में इसको बना के दिखा देता हूँ। सपोज करते हैं कि पार्टिकल जो
जो ऊपर वाली लेयर के पार्टिकल्स होंगे वो नीचे वाली लेयर्स के पार्टिकल्स के साइज में बराबर ही होंगे, लेकिन अपन क्या करते हैं उसको समझने के लिए उन पार्टिकल्स को दूसरे कलर से इस तरह बना देते हैं कि बराबर ही है, लेकिन मैं छोटा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बड़ा दिखा दी तो कंफ्यूजन होगा ना, ओवरलैप कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरह से ये पार्टिकल्स अरेंज, इस तरह से ये पार्टिकल्स अरेंज हो। ये कौन सी लेयर है? ये भी सिमिलर लेयर है, ए लेयर है, पार्टिकल्स का साइज भी बराबर ही है, लेकिन ओवरलैप हो जाएंगे इसलिए छोटे पार्टिकल्स दिखाएंगे, ठीक है। ऐसे ही इसके नीचे भी ए लेयर है, ठीक है। तो ये वाली लेयर भी कैसी है बच्चों? ए। फिर इसके नीचे वाली लेयर भी ए। तो किस टाइप की अरेंजमेंट है बताओ? ए ए ए ए टाइप की अरेंजमेंट है। किस टाइप की अरेंजमेंट है? ए ए ए ए टाइप की अरेंजमेंट है। क्लियर है? तो ये ए ए ए ए टाइप की अरेंजमेंट होती है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन ये देखते हैं कि सेकंड टाइप की अरेंजमेंट में क्या होता है, ठीक है। तो सेकंड टाइप की जो अरेंजमेंट है हमारी, उसे अपन कौन सी अरेंजमेंट बोलते हैं, कौन सी क्लोज पैकिंग बोलते हैं? उसे अपन बोलते हैं ए बी ए बी ए बी क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? ए बी ए बी ए बी, और इसका नेम होता है 3 डायमेंशनल HCP, ठीक है। ए बी ए बी ए बी 3 डायमेंशनल HCP मतलब 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलेंगे इसको? 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें अपन को क्या करना है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं। इसमें अपन को क्या करना है, इसमें अपन को फर्स्ट लेयर अरेंज करनी जिसको अपन ए लेयर बोलेंगे, लेकिन वो लेयर यहाँ पे जो कौन सी थी? स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर 2D क्लोज पैकिंग से मिलेगी, और यहाँ वो जो लेयर मिलेगी वो मिलेगी हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग से। किससे मिलेगी वो? हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग से, ठीक है। तो हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग से लेयर कैसे मिलेगी? देखो ये हमारे पास पार्टिकल है, ध्यान देना, ये हमारे पास पार्टिकल है। हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग बना दो पहले हम। तो हेक्सागोनल में क्या होता है, यहाँ जो जगह बचती है इनमें अपन पार्टिकल्स रखते हैं, ये 2 डायमेंशनल बना रहा हूं, फिर यहाँ पार्टिकल्स रख देते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक, इस तरह से हम पार्टिकल्स रख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, हमने पार्टिकल्स रख दिए, इसके बाद 3 पार्टिकल्स के बीच में एक एम्प्टी स्पेस बचा है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो इससे ये ए लेयर बन गई है पूरी पूरी। इस ए लेयर में कौन सी वॉइड्स है? ट्रायंगुलर वॉइड्स। देखो कौन सी वॉइड्स है यहाँ पर? ट्रायंगुलर वॉइड्स। बताई थी थोड़ी देर पहले, ये ट्रायंगुलर वॉइड्स प्रेजेंट है। अब अपन को करना क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड्स यहाँ पर अपन ने दिखा दी। अब अपन को क्या करना क्या है, इस लेयर के ऊपर एक लेयर ऐसी रखनी है जो इस ट्रायंगुलर वॉइड्स को ढक ले। इस लेयर के ऊपर ऐसी लेयर रखनी है, पार्टिकल्स को इस तरह से अरेंज करना है जो ट्रायंगुलर वॉइड्स को ढक ले, ठीक है। अब मैं आपको बी लेयर बना के दिखा रहा हूं, ये बी लेयर इस बी लेयर से डिफरेंट हो, क्लियर है? तो यहाँ पर तो अपन ने इसलिए तो बी लेयर नहीं बोला था, ए बोलते चले गए थे क्योंकि ए जैसी दूसरी थी तो ए टाइप की होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ क्या होती है, पहले ए लेयर बन गई, ए लेयर में कौन सी हमारे पास वॉइड्स जनरेट होगी, ए लेयर में हमारे पास जो वॉइड्स जनरेट होगी वो ट्रायंगुलर वॉइड्स है। इन ट्रायंगुलर वॉइड्स को भरने का काम करेगी बी लेयर बस। यानी आप सिर्फ कुछ नहीं करना, बी लेयर में इस ट्रायंगुलर वॉइड को ढकना है, ये ट्रायंगुलर वॉइड है इसको ढकना है, इस ट्रायंगुलर वॉइड को ढकना है, इस ट्रायंगुलर वॉइड को ढकना है, क्लियर है? देखो और ट्रायंगुलर वॉइड क्या है, देखिए इस ट्रायंगुलर वॉइड को ढकना है, इस ट्रायंगुलर वॉइड को ढकना है, इस तरह से ढकते चले जाएंगे, ठीक है। अब होता क्या है, बुक्स में इस तरीके का डायग्राम आपको मिलेगा, इस तरीके का डायग्राम बहुत ज्यादा आपको क्या कर देगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल डायग्राम बनाता हूँ। मैंने ये इसलिए बना के दिखाया था क्योंकि कई बच्चे कमेंट करके ये कहेंगे कि सर आप इस तरीके का डायग्राम क्यों बना रहे हो, ऐसा तो बुक में है ही नहीं, क्लियर है? तो मैं क्या करता हूँ, उसको अच्छे से समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ए लेयर के पार्टिकल्स को थोड़ा दूर दूर अरेंज करता हूँ। देखो ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल हो गया, ये पार्टिकल दूर दूर अरेंज करता हूँ। अब देखो इसके बीच में जो स्पेस है वहां अपन रखेंगे ये वाला पार्टिकल, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है यहाँ रखेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ रखेंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों के बीच में स्पेस है वहां पार्टिकल रखेंगे, इन दोनों के बीच में स्पेस है वो ये वाला पार्टिकल रखेंगे, ठीक है। ऐसे यहाँ ये वाला पार्टिकल रखेंगे, ऐसे यहाँ ये वाला। ये हेक्सागोनल 2D क्लोज पैकिंग, ए लेयर बन गई। अब अपन को बनानी है बी लेयर। क्या बनानी है अपन को? बी लेयर। तो देखो यहाँ पर ये जो वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड,
इन तीनों के बीच में, तो अपन को क्या करना है, ट्रायंगुलर वॉइड को ढक देना। क्या करना है, ट्रायंगुलर वॉइड को ढक देना है। क्लियर है? तो देखो, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, ट्रायंगुलर वॉइड यहां पर है, लेकिन अब जरा एक मुझे बात बताओ ध्यान से, ये जो लेयर बनी है ए, इस लेयर के नीचे भी तो पार्टिकल्स है भाई। ये जो लेयर बनी है ए, इसके नीचे भी तो पार्टिकल्स अरेंज है। अब तुम सोच सकते नीचे कैसे पार्टिकल अरेंज है भाई, सीधी सी बात है, इस कॉन्फ़िगरेशन, इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बोल रहे हैं, मतलब तीनों डायमेंशंस में पार्टिकल्स हैं। तो आपने मान लो कोई बीच वाली लेयर उठा ली, अगर सबसे नीचे वाली लेयर उठाते हो तो इस लेयर के नीचे कोई पार्टिकल होंगे नहीं, क्योंकि सबसे नीचे वाली लेयर उठाई है। लेकिन बीच में से कोई लेयर उठा ली तो उस बीच वाली लेयर के पार्टिकल्स के नीचे भी तो लेयर होगी ना, समझ में आ रही है ना बात? तो इस लेयर के पीछे, मतलब नीचे वाली लेयर में भी पार्टिकल्स होंगे, तो वहां का जो पार्टिकल होगा वो इन तीनों के बीच में कहीं होगा, हो जाए नहीं होगा। क्लियर है? तो उससे क्या बनेगी, यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। क्या बनेगी? टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगी। क्लियर है? तो उस टेट्राहेड्रल वॉइड को अपन को ढकना है। नीचे जो पार्टिकल है भाई, इस लेयर के पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो 3 पार्टिकल तो इस लेयर के होंगे, और उसके नीचे वाली पार्टिकल का, इस नीचे वाली लेयर का एक पार्टिकल इन 3 पार्टिकल्स के नीचे होगा। तो 4 पार्टिकल से कौन सी वॉइड बनती है? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड ये ऊपर वाली टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस वॉइड को अपन को ढकना है। क्या करना है? ढकना है। तो जब हम टेट्राहेड्रल वॉइड को ढकते हैं, ठीक है, इस तरह से देखो, तो ये बन जाती है हमारी बी लेयर। ठीक है, देखिए ये बन जाती है हमारी बी लेयर। बी लेयर के पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल, ये बी लेयर, ये बी लेयर, ये बी लेयर, नए टाइप के अरेंजमेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारी बी लेयर। कौन सी लेयर होगी? ये बी लेयर। क्लियर है? ठीक है, अब अपन को क्या करना है, जो अगली लेयर बनानी है उसमें पार्टिकल्स अपन को सिमिलरली ए लेयर के ऊपर रखनी है। ए लेयर के जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर रखेंगे, अगले पार्टिकल इस ए लेयर के ऊपर, इसके ऊपर ए लेयर के पार्टिकल्स के ऊपर रखेंगे। ब्लैक कलर की जो इंक से बनाई ये पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर अपन को रखते चले जाने हैं पार्टिकल्स को। तो फिर उसको भी अपन ए कहेंगे, सी नहीं बोलेंगे, वो नई अरेंजमेंट नहीं होगी, वो ए के जैसी अरेंजमेंट होगी। तो पहले ए बनेगी, फिर बी बनेगी, फिर उसके बाद वापस से ए बन जाएगी। तो ए बी टाइप के अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्लियर हुआ? और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड का कॉन्सेप्ट काम आ रहा है। अच्छा, अब अपनी लास्ट है हमारी, और वो है हमारे पास ए बी सी 3 डायमेंशनल FCC या CCP, FCC या CCP। क्लियर? ABC 3 डायमेंशनल FCC या CCP, फेस सेंटर्ड क्लोजेस्ट पैकिंग। ठीक है, ये क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, ये फुल फॉर्म होती है क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग। इसमें बच्चों ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ढकना पड़ता है। जैसे इसमें क्या होता है, इसी को कंटिन्यू करना पड़ता है, मतलब ए और बी अरेंजमेंट, ए और बी लेयर आ गई। अब इसमें क्या करते हैं, ए और बी लेयर आ जाने के बाद जो ये हमारे पास तीसरी लेयर के पार्टिकल्स होंगे वो फिर से बदल जाएंगे, यानी तीसरी लेयर के पार्टिकल ए लेयर और बी लेयर के पार्टिकल से अलग तरह से रखे होंगे इसमें। ठीक है, कैसे? देखो जरा, आप ध्यान से देखो, ये जो 3 पार्टिकल्स हैं, 1 2 3 1 2 3 इस तरह पार्टिकल अरेंज है। ठीक है, और यहां पर 2 और ये 3 इस तरह पार्टिकल अरेंज है। मतलब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि इसमें क्या होता है, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर होगी, ये हमारे पास फर्स्ट लेयर होगी। फर्स्ट लेयर के 3 पार्टिकल दिखा दिए मैंने। ठीक है, और सेकंड लेयर के 3 पार्टिकल्स देखो किस तरह दिखाने पड़ेंगे। यहाँ पर सेकंड लेयर के जो 3 पार्टिकल्स हैं वो अपन इस तरह दिखा देंगे। सेकंड तो बनाते हैं, फर्स्ट लेयर के पार्टिकल्स 1 2 और ये 3 हो गए, और सेकंड लेयर के पार्टिकल्स के लिए हम बात करें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये हो गया हमारा 3। अब देखो बीच में एक स्पेस बच रहा है कि वो स्पेस नीचे वाले 3 पार्टिकल्स और ऊपर वाले 3 पार्टिकल्स को घेरे हुए, बीच में एक एम्प्टी स्पेस बच रहा है। इस एम्प्टी स्पेस को नीचे वाले लेयर के 3 पार्टिकल्स और ऊपर वाले लेयर के 3 पार्टिकल्स घेरे हुए। क्लियर है? तो वो कौन सी वॉइड बच दिख रही है अपन को नीचे? कौन सी वॉइड बताओ? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। भाई 6 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है ना ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पर प्रेजेंट है। अब अपन क्या करें, ये तो हमारी कौन से पार्ट, ये तो हमारी ए लेयर बन गई ना, ठीक है, और ये हमारी कौन सी लेयर है, ब्लू पार्टिकल्स वाली बी लेयर, क्लियर है ना। अब अपन क्या करेंगे, तीसरी लेयर ऐसी बनाएंगे जिसको अपन रख देंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स हमारी बच रही है इनके ऊपर अपन उसको रख देंगे इस तरह, ये तीसरी लेयर के पार्टिकल। इस तरह से अपन जहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स दो लेयर बनाने के बाद हमें दिखेंगी, तीसरी लेयर में अपन को उस पार्टिकल्स को रखते चले जाना है ऑक्टाहेड्रल वॉइड के ऊपर, तो वो अलग तरीके की कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलेगी, क्लियर है। तो उससे अपन क्या समझ जाएंगे कि ये एबीसी टाइप की 3 डायमेंशनल एक्सिस है। उसके बाद दोबारा जो चौथी लेयर होगी फिर से वो ए टाइप की हो जाएगी, ए लेयर बी लेयर सी लेयर, फिर उसके बाद फिर से ए लेयर फिर बी लेयर फिर सी लेयर, इस तरह से अरेंजमेंट होगा। यहाँ पर क्या होगा, ए टाइप के अरेंजमेंट, यहाँ क्या होगा ए बी टाइप के अरेंजमेंट होगी, और यहाँ क्या होगा ए बी सी टाइप के अरेंजमेंट होगी। यहाँ पर मैंने लिखा था पार्टिकल्स अरेंजिंग ऑल डायरेक्शंस लाइक 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकल्स अरेंज्ड इन ऑल डायरेक्शंस लाइक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, and we covered all tetrahedral voids by B layer. We covered all tetrahedral voids by B layer. भाई A layer अपन ने बनाई, tetrahedral void बनी, B layer बना के उनको कवर कर लिया। यहाँ क्या करेंगे, A layer बन गई, B layer बन गई, इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद A और B लेयर के बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच गई, कौन सी वॉइड बन गई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच गई। उन वॉइड्स को C लेयर से कवर करना है, तो सी लेयर से जैसे अपन कवर करेंगे तो ए बी सी टाइप की अरेंजमेंट मिलेगी, उससे अपन क्या बोलते हैं 3 डायमेंशनल एफसीसी या सीसी। क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसके अपन थोड़े से नोट्स में आपको बनवा देता हूँ, 3 डायमेंशनल एफसीसी और 3 डायमेंशनल एफसीसी में एक्चुअली में आपको लिखना है, क्लियर। चलो देखते हैं। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो क्लोज पैकिंग होती है 3 डायमेंशनल में वो थोड़ी टिपिकल होती है, ठीक है। टिपिकल इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स को हम जिस बोर्ड पर पढ़ रहे हैं वो 2 डायमेंशनल है, और इस 2 डायमेंशनल बोर्ड पर सारे पार्टिकल्स को दिखा पाना पॉसिबल नहीं होता तीनों डायमेंशंस में, क्लियर है। तो इसलिए मैंने ट्राई किया है कि मैंने आपको दिखाया। तो देखो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब यहाँ पर अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, स्क्वायर में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पर लिख लेते हैं HCP और इधर लिख लेते हैं CCP। HCP 3 डायमेंशनल और CCP 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे इन दिस क्लोज पैकिंग, इन दिस क्लोज पैकिंग we arrange particles of first layer का मतलब समझिए A layer, we arrange particles of first layer A layer like hexagonal 2-dimensional close packing। भाई ए लेयर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरफ अरेंज कर देंगे। Then we covered all tetrahedral voids by B layer। उसके बाद अपन जितनी भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगी ए लेयर में, कैसे बनेंगी, ए लेयर के नीचे भी लेयर होगी, उसका एक पार्टिकल उन 3 पार्टिकल्स के साथ था तो टेट्राहेड्रल वॉइड बन गई। अब वो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को बी लेयर से कवर करेंगे, कवर्ड ऑल टेट्राहेड्रल वॉइड बाय बी लेयर्स, क्लियर है। देन वी गेट HCP 3D अरेंजमेंट, अपन को HCP 3D अरेंजमेंट मिल जाएगी ऐसा करने से, क्लियर है नहीं। अच्छा इंपॉर्टेंट बात है कि अगली तीसरी लेयर जो होगी वो भी कौन सी होगी, यहाँ पर ए टाइप की होगी, ए लेयर होगी, उसके बाद फिर बी लेयर हो जाएगी, उसके बाद फिर ए लेयर हो जाएगी, उसके बाद फिर बी लेयर हो जाएगी, क्लियर है। और यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, CCP 3 डायमेंशन में यहाँ अपन लिख सकते हैं in this close packing we arrange particles of, इस तरह लिखो देखिए, particles of first layer A
लाइक, इसमें भी सेम है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, hexagonal close packing. Then we covered all tetrahedral voids by B layer. यहां तक तो सही, by B layer. Now we covered, अब किसको कवर करना है? Now we covered all octahedral voids formed due to A and B लेयर, A और B लेयर के रखने की वजह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड जनरेट हो जाती है। A और B लेयर की वजह से कौन सी वॉइड जनरेट होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नाउ वी कवर्ड ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फॉर्म ड्यू टू A and B लेयर, by C layer. Then we get CCP 3-dimensional पैकिंग। क्लियर हो गया? और इसमें जो अपन को अरेंजमेंट मिलेगी वो कौन सी लिखी? ए, उसके बाद बी। भाई ए जो लेयर है उसके नीचे पार्टिकल्स की वजह से बनी टेट्राहेड्रल वॉइड, उनको कवर किया बी से। ए और बी से बन गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनको कवर कर लिया सी से। यहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर नहीं करते। क्लियर है? यहाँ वापस से ए अरेंजमेंट आ जाती है बी के बाद, यहाँ कर लेते हैं तो नई अरेंजमेंट आ जाती है सी। तो ए बी सी, उसके बाद फिर से ए बी सी, इस तरह से अरेंजमेंट यहाँ से चलती है। क्लियर? तो ये थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अपन कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन? कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है? तो ध्यान से देखिएगा। अब अपन बात करेंगे 3-dimensional क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने वाले। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? मैंने बताया था आपको, एक पार्टिकल के साथ और कितने पार्टिकल्स अटैच्ड है उससे मिलकर बनने वाला नंबर होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अपन देखते हैं सबसे पहले 3-dimensional में स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर 3-dimensional क्लोज पैकिंग, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? तो इसका आंसर होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। इसको समझिए कैसे। मैंने बताया था आपको क्या करना है इसमें, आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आपको क्या करना है, जो पार्टिकल्स है उनको इस तरह से अरेंज करना है, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ कौन सी बनेगी? पहले ए लेयर बनेगी। ये लेयर कौन सी होगी? स्क्वायर 2-dimensional क्लोज पैकिंग से बनने वाली लेयर। ठीक है, अब उसके बाद जो पार्टिकल्स अरेंज करने हैं दूसरी लेयर के, वो भी बिल्कुल इसके ऊपर रखने हैं, यानी ए लेयर ही बनानी है। वापस से क्या बनानी है? ए लेयर ही बनानी है। वापस से क्या बनानी है बच्चों? ए लेयर ही बनानी है। क्या बनानी है? ए लेयर ही बनानी है। और अच्छा, इसके नीचे भी ए लेयर है, तो सब तरफ ए टाइप की लेयर है। तो इमेजिन करो बीच वाले ब्लैक पार्टिकल के बारे में। ये पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है? ठीक है, तो बीच वाला पार्टिकल इस लेयर के, अपनी खुद की लेयर के 4 ब्लैक पार्टिकल्स के साथ टच में, ऊपर वाले एक ब्लू पार्टिकल के साथ टच में, और नीचे वाली लेयर के भी एक ब्लू पार्टिकल के साथ टच में होगा ना। इसके नीचे भी तो लेयर है, तो टोटल कितने पार्टिकल टच करने हैं इस ब्लैक वाले पार्टिकल को? खुद की लेयर के 4, ऊपर वाली लेयर का 1 और नीचे वाली लेयर के 1। क्लियर है? तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी बोलो? 6। समझ में आ गया सबको? कितनी होगी? 6 होगी। कोई सा भी पार्ट, ये वाला उठा लो, इस वाले लेयर के 5 4 कर रहे हैं इसको, 1 2 3 4, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 1, तो इस तरह कितनी हुई? 6 होगी कोऑर्डिनेशन नंबर। अब चलते हैं सेकंड, और सेकंड हमारे पास है HCP 3-dimensional क्लोज पैकिंग। कौन सी है? HCP 3-dimensional क्लोज पैकिंग। अगर हम HCP 3-dimensional क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, तो HCP 3-dimensional क्लोज पैकिंग में हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर क्या है वो देख लेते हैं। तो HCP 3-dimensional क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है बच्चों, वो 12 होती है। इमेजिन करने वाली सोचने वाली बात यहाँ पर ये है कि 12 किस तरह से होती है। ठीक है, देखो, अगर हम ए लेयर बनाएं तो ए लेयर कैसे बनाएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पार्टिकल। ठीक है, तो बीच वाले पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं? 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना चाहिए था, लेकिन ये तो 2-dimensional होगी। 2-dimensional है तो 3-dimensional में पार्टिकल ऊपर भी है और नीचे भी है। क्लियर है? तो अब इस पार्टिकल पे ध्यान देना, इस पार्टिकल को टच करने वाले ऊपर की लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे, ध्यान देना, ऊपर की लेयर के जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, वो कुछ इस तरह से अरेंज्ड है।
ये 3 पार्टिकल्स इस तरह से, ठीक है, जो इस बीच वाले पार्टिकल को टच कर रहे हो, ठीक है। तो ये बी लेयर के पार्टिकल हो गए, ये ए लेयर के पार्टिकल। अब ऐसे नीचे भी सेम इसी अप ट्रायंगुलर शेप के ही 3 पार्टिकल और हैं इस तरह। तो नीचे वाली लेयर भी तो बी जैसी ही है भाई, नीचे वाली लेयर और ऊपर वाली लेयर दोनों ही तो बी है, नीचे वाली लेयर भी बी और ऊपर वाली लेयर भी बी। जैसे यहाँ पार्टिकल होंगे वैसे यहाँ पार्टिकल होंगे, यानी इस तरह से होंगे, ट्रायंगल इस तरह से बनेगा अप वाला, और यहाँ भी अप वाला ट्रायंगल बनेगा। तो 3 पार्टिकल बी लेयर के ये, 3 पार्टिकल बी लेयर के ये, जो ए लेयर के बीच वाले पार्टिकल को टच कर रहे हैं, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, देखो इसी लेयर में 6, ऊपर 3 9 और नीचे 3 9, तो टोटल कितने हो गए 12। ऐसे आप किसी भी लेयर में, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, कोई सा भी पार्टिकल उठा लो, उसको 12 ही पार्टिकल टच कर रहे होंगे। कैसे टच कर रहे होंगे, उसी लेयर के 6 पार्टिकल टच कर रहे होंगे, ऊपर वाली लेयर के 3 पार्टिकल और नीचे वाली लेयर के भी 3 पार्टिकल टच कर रहे होंगे। तो इस तरह से कितने पार्टिकल होंगे 12। कितने पार्टिकल हो गए बोलो, 12 पार्टिकल्स यहाँ पर हो गए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 हो गया, क्लियर है। अच्छा, और अब लास्ट देख लेते हैं अपन, जो थर्ड है हमारी, ठीक है। थर्ड कौन सी है हमारी, देखो उसको अपन देख लेते हैं इधर, तो क्लियर डिफरेंस भी अपने समझ में आ जाएगा। तो देखो थर्ड हमारी जो है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में, वो CCP या FCC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है, बस एक तीसरी लेयर अलग तरह से अरेंज होती है। देखो ये हमारी मान लो ए लेयर होगी, ये हमारी होगी ए, इस तरह से ये ए लेयर, बीच वाले पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है अपन से, ठीक है, उसी को फोकस करना है, ठीक है। ये हमारी कौन सी लेयर होगी, ए लेयर होगी। अब हमें क्या करना है, बी लेयर बनाना। तो बी लेयर में क्या होगा, पार्टिकल्स इस तरह से रहेंगे, ठीक है। और सी लेयर में क्या होगा, यहाँ ट्रायंगल अप बन रहा है, सी लेयर में क्या होगा, ये ए होगी ये बी होगी। सी लेयर में बच्चों क्या होगा, सी लेयर में पार्टिकल्स उल्टे अरेंज हो जाएंगे, मतलब इस तरह यानी जो ट्रायंगल बनेगा वो डाउनवर्ड बनेगा, अपवर्ड बना या डाउनवर्ड, ठीक है। तो ए लेयर में पार्टिकल इस तरह अरेंज होंगे, बी में इस तरह और सी में इस तरह, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे देखो ए के ऊपर क्या है, ए के ऊपर बी लेयर होगी, ए के ऊपर क्या कौन सी लेयर होगी, बी लेयर होगी, इस तरीके होगी। तो कहानी फिर से हुई आ गई, ये बी लेयर, बी के ऊपर वापस सी लेयर हुई। तो हम अपने यहां से समझ सकते हैं, देखो कहानी हुई है कि ए लेयर में ये बीच वाला पार्टिकल, इसको 6 यहाँ टच कर रहे हैं, 3 ऊपर कर रहे हैं, 3 नीचे कर रहे हैं, 6 यहाँ टच कर रहे हैं, 3 ऊपर और 3 नीचे, तो वही 12 कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, क्लियर। अगर आप यहाँ पर किसी पार्टिकल को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर वही कहानी है, 3 इसमें टच कर रहे हैं, 6 ऊपर कर रहे हैं, 9 और 3 नीचे कर रहे हैं, तो वो फिर से 12, क्लियर है। तो इस तरह से अपन क्या देख सकते हैं भाई, इस लेयर के अंदर, बी लेयर के अंदर 6 पार्टिकल्स टच कर रहे हैं। किसी भी लेयर में आप जाओ, ए में चाहो चाहे बी में चाहो चाहे सी में चाहो, किसी भी लेयर में कोई भी पार्टिकल को उठा लो, तो उस पार्टिकल की 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दिखेगी इस लेयर में, क्लियर है। तो उस पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 उस लेयर से आ गई। अब उसके ऊपर वाली लेयर में भी कोई भी पार्टिकल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगी एक पार्टिकल की, लेकिन नीचे वाले पार्टिकल के लिए ऊपर वाले लेयर के केवल 3 पार्टिकल टच कर रहे हैं। किसी भी लेयर के ऊपर वाली लेयर के 3 पार्टिकल टच कर रहे होंगे और नीचे वाली लेयर के 3 पार्टिकल टच कर रहे होंगे बीच वाली लेयर के किसी भी पार्टिकल को, और बीच वाली लेयर के उस पार्टिकल को अपनी लेयर में 6 पार्टिकल टच कर रहे होंगे। ये कहानी समझ में आ जानी चाहिए, यानी किसी भी लेयर में हमने एक पार्टिकल को देखा, उस पार्टिकल में 6 पार्टिकल्स, तो उसी लेयर में उसको टच करेंगे, 3 उसके ऊपर वाली लेयर में टच करेंगे 9 और 3 नीचे वाले में टच करेंगे 9, क्लियर है। तो 12 हो गई, चाहे वो सीसीपी हो चाहे वो एचसीपी हो, 12 कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में मिलती है, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलो इसको एक बार नोट कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 लिख लो दोनों केस, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर अपन कितने लिखेंगे 12 लिखेंगे, ठीक है भाई। इस पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं तो 6 यहाँ पर, ठीक है, 3 इसको टच यहाँ पर कर रहे हैं और 3 टच यहाँ पर कर रहे हैं, तो कितने होंगे बोलो 12 हुए कि नहीं हुए। ऐसे सेम इस पार्टिकल की अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, 3 6 तो इसी में इसी लेयर में होंगे, 3 इस लेयर में होंगे टच करने वाले और 3 नीचे वाली लेयर में होंगे, तो अभी भी कितने हो रहे हैं हमें 12। बस यहाँ सिर्फ इतना फर्क है कि जो तीसरी अरेंजमेंट है सी वो अलग हो जाती है,
ठीक है, यहाँ पर ए बी चलती है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और तीनों टाइप की क्लोज पैकिंग मैंने आपको बता दी 3 डायमेंशनल में जो चलती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग चलती है, ठीक है, उसके अलावा 3 डायमेंशनल एचसीपी चलती है, उसके अलावा 3 डायमेंशनल सीसीपी चलती है। क्लियर? अब अपन को क्या देखना है? अब अपन को देखना है एक्चुअली में कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होती है, इन टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम हेडिंग लगाते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का लोकेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। लोकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इधर अच्छा, ये हम देख रहे हैं 3 डायमेंशनल एफसीसी या सीसीपी अरेंजमेंट। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं एफसीसी जो हमने क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा था उसको लेकर के अपन चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होंगी, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड इन 1 क्यूबिक सिस्टम, 1 क्यूबिक सिस्टम में जो टेट्राहेड्रल वॉइड होंगी वो कितनी होंगी? वो होंगी हमारी 8। अब इसको अपन को प्रूफ करके दिखाना है कि 8 कैसे आ रहा है। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, हम एफसीसी लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर जेड की वैल्यू 4 होती है। जेड मतलब रैंक, रैंक बताई थी मैंने एफसीसी की। रैंक मतलब क्या होती है? एटम्स पर यूनिट सेल। एटम्स पर यूनिट सेल कितने होंगे बच्चों? 4 होगी, यानी रैंक 4 होगी। क्लियर? और टेट्राहेड्रल वॉइड्स उन एटम्स का डबल होगा। जितने एटम्स होंगे यूनिट सेल में उसकी डबल होंगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 8 होंगी। क्लियर? अच्छा, ये चीजें मुझे समझने की जरूरत है कैसे होगी, किस तरह से मैंने लिख दिया। देखो लोकेशन जो होगी क्यूब में वो क्या होगी? टीडी वॉइड्स प्रेजेंट, ध्यान देना, टीडी वॉइड्स प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल, टीडी वॉइड्स प्रेजेंट एट बॉडी डायगोनल। मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कहां प्रेजेंट होती है? बॉडी के डायगोनल पर प्रेजेंट होती है। अब ये बॉडी का डायगोनल क्या होता है, ध्यान दो। जिस कमरे में आप बैठ के वीडियो देख रहे हो उसमें आप ध्यान से देखो, एक कॉर्नर ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, 3 डायमेंशनल है कमरा, ये वाला कॉर्नर ले लो, इस कॉर्नर को आपको मिलाना है उस वाले कॉर्नर से। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इस पूरे कमरे का डायगोनल, इस बॉडी का डायगोनल। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या होता है, देखो मैं क्यूब बना देता हूं, एफसीसी सिस्टम बना देते हैं, एफसीसी अपन लैटिस बना देते हैं, यूनिट सेल बना रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया एफसीसी यूनिट सेल, ये बना दिया। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पर पार्टिकल्स कहाँ अरेंज होते हैं जरा बताओ। यहाँ अरेंज होता है, ठीक है भाई, कॉर्नर्स पर पार्टिकल अरेंज होते हैं। ठीक है, यहाँ अरेंज होते हैं भाई, ये वाला जो फेस है इसके सेंटर पॉइंट पर अरेंज होगा, इस वाले फेस के सेंटर पॉइंट पर पार्टिकल अरेंज होगा। क्लियर है नहीं? ठीक है, पीछे वाले फेस के सेंटर पॉइंट पर पार्टिकल अरेंज होगा। क्लियर? अच्छा, एक चीज यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जब टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन देखते हैं बच्चों, तो लोकेशन मिलती है उसकी कॉर्नर, हर एक कॉर्नर के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल वॉइड होता है। जैसे अगर मान लो क्यूब में 8 कॉर्नर है तो एक कॉर्नर पर एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिले तो 8 कॉर्नर्स पर 8 हो जाते हैं। क्लियर है? तो देखो कैसे इसको समझिए। अब देखो बॉडी डायगोनल कहाँ है, यहाँ पर इसको देखने की कोशिश करते हैं। बॉडी डायगोनल, देखो बॉडी डायगोनल क्या है? इसको, इस पार्टिकल को पहले इनविजिबल कर देता हूँ। इस कॉर्नर को आप इस कॉर्नर से मिला, तब आपकी बॉडी डायगोनल इस तरह से बनाना। इस बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड है? 2। ठीक है, ईच बॉडी डायगोनल, हर एक बॉडी डायगोनल, ईच बॉडी डायगोनल कंटेन हाउ मच? 2 टेट्राहेड्रल, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। कहाँ है देखो, तो ध्यान से देखो इसको। देखो ये वाला कॉर्नर ले लो, इस वाले कॉर्नर की अगर अपन बात करते हैं तो ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर कितने पार्टिकल्स के साथ अटैच है? ये वाला कॉर्नर कितने फेस से, किससे जुड़ा हुआ है? ये वाला पार्टिकल कितने फेस से जुड़ा हुआ है? जरा ध्यान से, ये वाला पार्टिकल है तो कितने फेस से जुड़ा हुआ है? ठीक है, देखो ये वाला फेस हो गया, तो इससे लगता हुआ राइट वाला फेस। ठीक है, ये राइट वाला फेस है। ठीक है,
ये वाला पार्टिकल अप वाले फेस से जुड़ रहा है, अप वाला फेस इससे जुड़ रहा है, और ये वाला फेस सॉरी ये वाला पार्टिकल राइट वाले फेस से जुड़ रहा है, अप वाले फेस से जुड़ रहा है, और कौन से फेस जुड़ रहा है, और जुड़ रहा है हमारे पास बैक वाले फेस। तो अप वाला फेस ये रहा और बैक वाला पीछे, ठीक है, इनकी बैक वाला फेस इससे जुड़ रहा है, ठीक है। तो तीन फेस से ये जुड़ा हुआ है ये पार्टिकल। जैसे कोई कॉर्नर ले लो दीवार का, तो ये कॉर्नर कितने दीवारों के साथ अटैच है, तीन के साथ। ये वाली दीवार होगी, फिर ये वाली दीवार होगी, ये वाली होगी, ये वाली होगी, और एक ऊपर वाली हो जाएगी, ठीक है, तीन के साथ अटैच है। ऐसे ये हो गया ये वाला फेस के साथ, ये वाले फेस के साथ, और पीछे वाले तीन फेस के साथ अटैच। इस पार्टिकल की बात करेंगे तो ये तीन फेस के साथ, आगे वाले फेस के साथ अटैच होगा, नीचे वाले फेस के साथ अटैच होगा, और आगे वाले फेस के साथ, ऊपर वाले फेस के साथ, और राइट वाले फेस। और ये वाला राइट वाले के फेस के साथ अटैच है, ऊपर वाले फेस के साथ अटैच है, क्लियर, और पीछे वाले फेस के साथ अटैच है। देखो मैं इसको अलग से दिखा देता हूं इस तरह, ठीक है। ये पार्टिकल था हमारा, राइट वाला फेस ये रहा, ऊपर वाला फेस ये रहा, और पीछे वाला फेस भी कह देखो, तो तीन फेस के साथ ये अटैच है, ठीक है। अच्छा, हर एक फेस के सेंटर पॉइंट पर एक पार्टिकल होता है, ये रहा, इस राइट वाले फेस के सेंटर पॉइंट पर पार्टिकल ये रहा, और पीछे वाला जो फेस है इसका सेंटर पॉइंट ये रहा, इस पर पार्टिकल ये। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, ये जो तीन पार्टिकल्स हैं, ये तीन पार्टिकल्स एक्चुअली में ए लेयर में, ठीक है, देखो ये ए लेयर, इन तीन पार्टिकल्स में ये ए लेयर में, ये तीन पार्टिकल्स, ठीक है। और यहां पर ये जो पार्टिकल है ये बी लेयर का, ये पार्टिकल बता बी लेयर का भाई, ये जो तीन पार्टिकल हो गए ये तो ए लेयर के हो गए, देखो ट्रायंगल सा बन रहा है, ठीक है। और इनके ऊपर ये पार्टिकल है बी लेयर का दिखाता था, फिर इनको जब अपन टच कर देते हैं तो ये हमारे पास कौन सी लेयर बन जाती है, टेट्राहेड्रल बॉडी, कौन सी बन जाती है, टेट्राहेड्रल। तो ये वाला पार्टिकल है, इसको यहाँ पर जब अपन टच करेंगे तो बन गया टेट्राहेड्रल। तो बीच में जो गैप है ये, इसको अपन क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल बॉडी। ये जो तीन पार्टिकल्स हैं जो फेस के सेंटर पर रखे हुए हैं, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बना रहे हैं, और यहाँ एक पार्टिकल कॉर्नर पर रखा हुआ है, तो उससे बीच में जो गैप बनेगा, इन तीन के इसके बीच में जो गैप बनेगा उसको अपन टेट्राहेड्रल बॉडी कहते हैं। तो एक कॉर्नर के रेस्पेक्ट में एक टेट्राहेड्रल बॉडी है, क्लियर है। अच्छा, अब इस कॉर्नर को जब अपन इस कॉर्नर के साथ मिलाएंगे तो क्या मिलेगा अपन को, एक बॉडी डायगोनल। मिला के दिखा देता हूँ, इस कॉर्नर को आप मिला दो इस कॉर्नर के साथ, तो ये है बॉडी डायगोनल। तो एक बॉडी डायगोनल पर यहाँ एक टेट्राहेड्रल बॉडी, मैं लिख देता हूँ यहाँ टेट्राहेड्रल बॉडी, दूसरी टेट्राहेड्रल बॉडी यहाँ देखो। अब बताओ और पार्टिकल्स कहाँ रेंज होंगे, देखो एक पार्टिकल्स यहाँ रेंज होगा। अब इस कॉर्नर की बात कर रहे हैं, तो इस कॉर्नर के रेस्पेक्ट में नीचे वाला, ये देखो नीचे वाला फेस इसके साथ टच है, तो यहाँ एक पार्टिकल अरेंज होगा, ठीक है। ये लेफ्ट वाला फेस इसके टच है, तो यहाँ पार्टिकल अरेंज होगा, क्लियर है नहीं। और एक जो पार्टिकल है वो फ्रंट, यानी कि ये वाला आगे वाला जो फेस है यहाँ टच, इसके बीच में, ठीक है। अब इन दोनों को फिर से अपन मिला देंगे, ठीक है, इन तीनों को अपन मिलाएंगे, यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे, डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, यहाँ मिलाएंगे, और यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ मिला देंगे, उसको यहाँ, फिर से एक वर्ड आ जाए, देखो उसी तरीके से टेट्राहेड्रल आया नहीं। तो यहाँ पर इस बॉडी, ये जो क्यूब आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक बॉडी डायगोनल बनाया मैंने, इस बॉडी डायगोनल में एक टेट्राहेड्रल बॉडी ये और एक टेट्राहेड्रल बॉडी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक टेट्राहेड्रल बॉडी ये। तो कितने टेट्राहेड्रल बॉडी है बताओ, एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल बॉडी, बीच में तो पार्टिकल्स होते ही नहीं है ना, फेसेस के सेंटर पर पार्टिकल, ठीक है। तो एक टेट्राहेड्रल बॉडी है और एक टेट्राहेड्रल बॉडी है, तो कितने टेट्राहेड्रल बॉडी है, एक बॉडी डायगोनल पर एक है, ठीक है। अब क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल होते हैं ये बताओ, देखो एक बॉडी डायगोनल तो ये रहा, इसको इससे मिला दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरा बॉडी डायगोनल क्या है, देखो इसको इससे मिला दो, ये बॉडी इस पर दो होंगे, फिर से इस पर दो टेट्राहेड्रल बॉडी होंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या होता है, इसको इससे मिला दो, इससे फिर से दो इस बॉडी डायगोनल फिर से दो टेट्राहेड्रल बॉडी होंगे। और एक पॉसिबिलिटी अभी और है, इसको इससे मिला, तो कितने बॉडी डायगोनल्स होते हैं बताओ, 6, सॉरी कितने बॉडी डायगोनल्स, 4, ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। और कमरे में कितने बॉडी डायगोनल होंगे, इसको यहां से मिलाओ 1, उसको यहां से मिलाओ 2, क्लियर, उसको वहां से मिलाओ 3,
और उसको वहां से बनाओ, 4 कोऑर्डिनेट्स पकड़ लो और मिलाते जाओ सामने वाले में, 1 2 3 और 4। कितने बॉडी डायगोनल? 4 बॉडी डायगोनल। हर एक बॉडी डायगोनल पे कितने टेट्राहेड्रल बन? 2। कितनी? 2। क्लियर है? तो चारों बॉडी डायगोनल पे कितनी होगी? 8। टोटल बॉडी डायगोनल बोलो, टोटल बॉडी डायगोनल इन FCC 4। सो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी हो गई उससे बताओ। टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होगी, 1 पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो 4 पे होगी हमारी 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। नोटेशन समझ में आई? FCC में टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होती है? बॉडी डायगोनल पर होती है। एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4। ठीक है, हर एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है। मैंने आपको बना के दिखाई कैसे। 4 पर हो जाएंगे 8 टेट्राहेड्रल। अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि FCC में टोटल एटम्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में? 4। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड उन एटम्स का डबल होती है 8। टेट्राहेड्रल वॉइड्स उन एटम्स का डबल होती है 8। इसका मतलब क्या है? देखो ध्यान दो, देखो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होती है ना, वो बहुत ही स्पेस में बहुत छोटी होती है। समझने की कोशिश करो। जैसे हमने ये टेट्राहेड्रल वॉइड बनाई, जैसे इस तरह से हमने पार्टिकल रखे और हम कह रहे हैं ये बीच में जो गैप बचा हुआ है, दोबारा बना दो, ये पार्टिकल ये बीच में जो गैप बचा हुआ है, इस गैप के नीचे वाले लेयर में एक पार्टिकल है, तो 4 पार्टिकल है इस तरह से। तो यहाँ पर ये जो गैप बन रहा है, ये क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड है। तो ये देखो कितना है साइज, बहुत छोटा है। ये मेन पार्टिकल्स है, इनसे बहुत छोटा है। क्लियर है? तो साइज में वॉइड्स बहुत छोटी होती है। द साइज ऑफ वॉइड्स इज वेरी वेरी स्मॉल, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो चाहे वो टेट्राहेड्रल वॉइड हो। ऑक्टाहेड्रल वॉइड थोड़ी सी बड़ी हो सकती है टेट्राहेड्रल से, बाकी दोनों ओवरऑल छोटी होती है। तो वॉइड्स का साइज बहुत छोटा होता है, ठीक। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये बड़े होते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कमेंट करने वाला हूँ, बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ आपको। हमारा मान लो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। ध्यान देना, कैटायन और एनायन से मिलकर बना हुआ है। तो कैटायन साइज में कैसे होते हैं? छोटे, स्मॉल इन साइज। कैटायन क्या होते हैं? साइज में छोटे। और एनायन क्या होते हैं? लार्ज, लार्ज इन साइज। तो जनरली होता क्या है, जो कैटायन होते हैं छोटे साइज के, वो इन वॉइड्स में रखे जाते हैं क्योंकि इनका साइज भी छोटा ही होता है। और जो एनायन होते हैं बड़े, वो मेन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? तो मेन पार्टिकल्स जो होते हैं बच्चों, मेन पार्टिकल्स हैं, बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं जिनके बीच में ये वॉइड होती है, तो ये जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं ये एनायन को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े साइज के। और वॉइड्स में क्या रखे जाते हैं? कैटायन। यानी इनके जरिए तो एनायन रखे होते हैं बड़े पार्टिकल्स पे, और जो वॉइड्स होते हैं यहाँ छोटे छोटे कैटायंस रखे होते हैं, Na+ और Cl-। तो Cl- कहाँ रखा होगा? यहाँ और यहाँ, जबकि Na+ इन वॉइड्स के बीच में रखा होगा। क्लियर है? ठीक है। तो एक FCC सिस्टम में अगर अपन मान लो 4 एनायन रख देते हैं, कितने एनायन रख देते हैं? मेन 4, Z की वैल्यू 4 है, तो मतलब पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं 4, तो 8 कैटायंस रख सकते हैं। 8 वॉइड्स होगी ना, टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 रख सकते हैं। क्लियर है? चलो, तो उम्मीद करो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलो अब अपन लोकेशन की बात कर ले। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की क्या लोकेशन होती है? बहुत ही सिंपल है ये भी। देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसकी लोकेशन समझ में आएगी, बॉडी डायगोनल पर होती है। एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती है, तो 4 बॉडी डायगोनल एक FCC सिस्टम में होंगे। तो कितनी टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगी? यहाँ पर 8। अब बात करते हैं अपन लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या होती है। देखो इस पर ध्यान समझो, 2 जगह मिलती है FCC सिस्टम में। FCC के यूनिट सेल में 2 जगह मिलती है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड तो एक जगह मिलती है, बॉडी डायगोनल, ठीक, एक पे 2 मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में जो लोकेशन की बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर 2 जगह लोकेशन होती है। एक तो होती है बॉडी सेंटर पर, बॉडी सेंटर मतलब ट्यूब के बीचों बीच वाला पार्ट। यहाँ पर होती है 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्लियर है? और एक जो मिलती है हमारे पास, वो मिलती है, दूसरी जो लोकेशन है वो मिलती है एज सेंटर। एज के सेंटर पर भी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब अपन को ये देखना है कि बॉडी सेंटर कितने होते हैं, एज सेंटर। तो बॉडी सेंटर का मतलब तो क्या हो गया? देखो बॉडी सेंटर का मतलब तो हो गया एक ही होगा, पूरे कमरे में बीचों बीच की जगह एक ही तो होगी, बीचों बीच एकदम।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एफसीसी सिस्टम। एफसीसी में पार्टिकल्स कहाँ कहाँ रखे होते हैं बोलो, कॉर्नर्स पर रखे होते हैं पार्टिकल्स यूनिट सेल में, और कहाँ रखे होते हैं कॉर्नर्स के अलावा, ईच फेस के सेंटर पर, हर एक फेस के सेंटर पर रखे, हर एक फेस के सेंटर पर रखे, हर एक फेस के सेंटर पर रखे। तो जब तुम ध्यान से देखो, ये बीच में एक गैप बन रहा है, देखो बीच में बॉडी सेंटर है, इस पूरी यूनिट सेल का बॉडी यहाँ बीच में बॉडी सेंटर पॉइंट, क्लियर, सेंटर पॉइंट यहाँ पर है। इस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ कितने पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल ये ना, ध्यान दो, इसको अपन थोड़ा दूर बनाते हैं, ठीक है। देखो ये जो ब्लू वाला जो यहाँ पर गैप दिख रहा है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं रखा हुआ, मैंने सिर्फ ये गैप दिखाया है। तो इस गैप के इधर एक पार्टिकल रखा हुआ है राइट में, इधर एक पार्टिकल रखा हुआ है लेफ्ट में, एक ऊपर रखा हुआ है अप में, एक डाउन में नीचे रखा हुआ है, एक इसके आगे भी भैया आगे, और एक इसके पीछे में, एक आगे एक पीछे, एक राइट में एक लेफ्ट में, एक ऊपर एक नीचे। तो कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं बताओ इसको, इस बीच में जो जगह बच रही है इसको कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं बताओ, बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है इसको कितने पार्टिकल टच कर रहे हैं, 6 पार्टिकल, 6 फेस के 6 पार्टिकल टच कर रहे हैं। राइट वाले फेस का ये वाला पार्टिकल, लेफ्ट वाले फेस का ये वाला, ऊपर वाले का ये, नीचे वाले का, आगे वाले का, पीछे वाले का। तो ये कौन सी वॉइड हो गई, 6 पार्टिकल से मिलकर बनने वाली वॉइड कौन सी होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो बीचों बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऐसे हर क्यूब में एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी, क्लियर है। तो अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, हर एक क्यूब में एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपन को मिल रही है, बॉडी सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगी, और एक ही लोकेशन है ये बॉडी सेंटर, एक ही तो बॉडी सेंटर होता है, तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां से आएगी, बॉडी सेंटर से, ठीक है। तो ये कौन सी वॉइड है बच्चों, दिस इज ऑक्टाहेड्रल वॉइड, कौन सी वॉइड है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्लियर होगी बात, ठीक है। इसको अपन बाहर निकाल के भी ऐसे बना सकते हैं, ये हमारी वॉइड हो गई, और इसको कवर करने वाले ये पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। देखो कैसे कवर करेंगे इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, इसको अपन देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, घुमाने इस तरह से भी लिखा जा सकता, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो इन दोनों को मिला देंगे, इनको मिला देंगे, इसको इससे, इसको इससे, ठीक है। फिर इनको आपस में ऐसे टच करवाएंगे, ऊपर और ये नीचे, क्या बन गया बोलो, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बन गई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर है। तो ये हो गई हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसको थोड़ा सा हमने टर्न कर दिया है, इसको ऐसे यूं टर्न कर दिया, तो ये ऊपर आ गया देखो, और ये नीचे आ गया देखो, ठीक है, और ये इस तरह से स्क्वायर पर आ गया चारों। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। अब अपन बात करते हैं एज सेंटर पर, एज सेंटर पर कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, तो एज सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होती है, तो ये होती है 4, सॉरी 3 यहाँ पर होती है, एक यहाँ पर, तो टोटल कितनी वॉइड्स होती है, 4 वॉइड्स होती है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होती है, टोटल 4 होती है, ठीक है। पार्टिकल भी 4 ही होते हैं, ठीक है। चलो अब एक बार देखते हैं कैसे ये 3 आए, तो फिर से बनाते हैं, फिर से अपन वही क्यूब बना लेते हैं। अब एक चीज मुझे इसमें ध्यान से देख के बताओ, इस क्यूब में, इसमें जो ध्यान देने वाली बात है बच्चों वो ये है कि कितने एज होते हैं और एज का सेंटर कहाँ होता है, इसको देखो ध्यान, कितने एज होते हैं और एज का सेंटर कहाँ होता है। देखो ये एज हो गया हमारा, ये एज हो गया ना, इस एज का सेंटर ये। अच्छा यहाँ पर पार्टिकल रखे हुए इस तरह से, हर एक कॉर्नर पर पार्टिकल्स अरेंज कर देते हैं पहले अपन एफसीसी यूनिट सेल में जैसे रखते हैं। और देखो फेस पर भी पार्टिकल रखे हैं, फेस के सेंटर पर यहाँ पार्टिकल रखा हुआ है, क्लियर। ऐसे देखो इसके पीछे वाली यूनिट सेल में यहाँ पार्टिकल रखा होगा फेस के सेंटर पर, इसके ऊपर वाली यूनिट सेल में यहाँ पार्टिकल रखा होगा। इस तरह से। तो अब
देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि कितने पार्टिकल्स रखे हुए हैं। तो ये जो एज सेंटर है, यहाँ कोई पार्टिकल नहीं रखा हुआ है, खाली स्थान है। एज का ये जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, एज कितने होते हैं मैंने बताया था ना, एज दो कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन एज होती है, वन डायमेंशनल होती है। कितने एज होते हैं टोटल? 12 एज हमारे पास कितने होते हैं टोटल? 12। और एक एज पर, एक एज के सेंटर पॉइंट पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। एक एज के सेंटर पॉइंट पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। कैसे देखो, उस सेंटर पॉइंट के लेफ्ट में एक पार्टिकल होता है, कॉर्नर पर राइट में एक पार्टिकल होता है, दो हो गए नहीं, ठीक है। इसके ऊपर एक पार्टिकल होता है, ऊपर वाले यूनिट सेल से आना। इसके इधर पीछे की तरफ बैक में एक पार्टिकल होगा जो दूसरी यूनिट सेल से आना, और इसी यूनिट सेल में एक पार्टिकल यहाँ, ठीक है। और देखो ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर हो गया, और नीचे क्या होगा? इस वाले फेस पर यहाँ पार्टिकल होगा, बीचों बीच। देखो ध्यान से, इसको इसी कलर से बना देता हूँ, ये ठीक है भाई। ये जो पार्टिकल हो गया हमारा, ये जो एज का सेंटर हो गया, एज का सेंटर, इस एज के सेंटर के पीछे की तरफ ये पार्टिकल जो है पिछली यूनिट सेल से आएगा, आगे की तरफ इस यूनिट सेल में फेस के सेंटर पर पार्टिकल, ठीक है। राइट लेफ्ट दो कॉर्नर वाले बैठे, दो पार्टिकल, चार। एक ऊपर वाले यूनिट सेल के भी तो फेस में पार्टिकल हो गया ना बीच में, वो ये रहा ऊपर वाला, और इसी यूनिट सेल में इस फेस पर पार्टिकल ये रहा बीचों बीच, पीछे वाले फेस पर। तो कितने पार्टिकल हो गए? वो 6। ऊपर वाला, नीचे वाला, आगे वाला, पीछे वाला, और राइट वाला, लेफ्ट वाला। तो यहाँ पर भी 6 पार्टिकल इसको टच कर रहे हैं, ठीक है। देखो करवाटे, देखो एक ये, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ये दूसरा पार्टिकल रहा, इससे थोड़ा सा ऊपर और बना, 2 पार्टिकल हो गए इसको कवर करने वाले, ठीक है भाई। ये जो बीच में जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये वॉइड है ना, इस वॉइड को ऊपर एक पार्टिकल कवर कर रहा है, नीचे एक पार्टिकल कवर कर रहा है, ठीक है। एक पार्टिकल लेफ्ट में कवर कर रहा है, एक पार्टिकल राइट में कवर कर रहा है, देखो एक लेफ्ट में कवर कर रहा है, एक राइट में कवर कर रहा है, एक पीछे कवर कर रहा है पिछली यूनिट सेल का, और एक आगे कवर कर रहा है। तो कितने कवर कर रहे थे? यहाँ भी 6 कवर कर रहे थे, यहाँ भी 6 कवर कर रहे हैं। तो कितने कवर कर रहे हैं बोलो? 8 कवर कर रहे हैं। बहुत सिंपल तरीके से समझा है, ठीक है। 8 कवर कर रहे हैं, क्लियर है नहीं? कितने कवर कर रहे हैं? 8 कवर कर रहे हैं। तो ये कौन सी वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। कौन सी वॉइड है? अब इस वॉइड का सारा कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इस वॉइड को बनाने वाले 6 पार्टिकल्स इस यूनिट सेल में नहीं, क्लियर है नहीं? इस वॉइड को बनाने वाले सारे पार्टिकल इस यूनिट सेल में प्रेजेंट नहीं है, क्लियर है? ये आपको समझ में आ गया? देखो 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान देने वाली बात ये कि ये जो वॉइड है ना, इसका कितना पोर्शन इस यूनिट सेल में आ रहा है? 1/4। कैसे? क्योंकि ये जो एज है, ये एज 4 दीवारों के साथ फॉर्म है, 4 के साथ। एक तो ये वाली होगी, एक पीछे वाली होगी यूनिट सेल, दो हो जाएगी ना, एक ऊपर वाली हो जाएगी 3, और एक पीछे वाली के ऊपर वाली हो जाएगी 4। भाई अगर अपन ये वाला एज ले ले, ये वाला किनारा ले ले कमरे के, तो कितने कमरों के साथ फॉर्म होगा? एक तो इसी में है, एक इसके जस्ट ऊपर जो कमरा है उसमें है, इन दोनों के बगल में जो कमरे होंगे उनमें भी कम होंगे, बाकी में नहीं होंगे। 4 होगी। तो एक जो एज पर कोई भी पॉइंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/4 जाता है। तो एक एज पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन कितना है एक यूनिट सेल में? 1/4, ठीक है। तो टोटल जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगी एट एज सेंटर, वो कितनी होंगी बताओ? वो होंगी हमारे पास 12 एज, और एक एज पर जो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बट उसका कंट्रीब्यूशन 1/4 है। तो 12 × 1/4, तो हमारे पास आंसर क्या है? 3 वॉइड मिलेगी। यहाँ हम कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि यहाँ तो बीचों बीच में वॉइड है, तो ये तो पूरे क्यूब में काउंट होगी, इसका कंट्रीब्यूशन तो इसी में है ना। लेकिन यहाँ कंट्रीब्यूशन इस वॉइड का 4 जगह है, ये वॉइड 4 अलग अलग क्यूब्स में, जिनमें ये भी एक क्यूब है, समझे? तो इसमें 1/4 तो जाएगा इसका। तो 12 में 12 ऐसे कितने एजेस हैं? 1 2 3 काउंट कर लो, कितने एजेस हैं? 12। तो 12 में कितना जाएगा? 12 × 1/4 यानी 3, यानी केवल 3 वॉइड ही काउंट करेंगे अपन एक क्यूब में, क्लियर होगी? 3 वॉइड एज सेंटर से आ गई बच्चों, और एक वॉइड आ गई बॉडी सेंटर से। तो टोटल वॉइड कितनी हुई?
टोटल वॉइड इन ऑक्टाहेड, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलो कितनी होगी? टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी हमारे पास, एक तो होगी फ्रॉम बॉडी सेंटर, एक फ्रॉम बॉडी सेंटर से, और 3 कहां से होगी दोस्तों? फ्रॉम एज सेंटर। तो इस तरह से ये टोटल होगी हमारे पास, टोटल ऑफ टोटल 4। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर कंक्लूजन निकल के आया, एफसीसी में जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी 4 होते हैं। तो पार्टिकल्स अगर 4 होते हैं तो 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड आ रही है। पार्टिकल्स अगर 4 हैं तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आ रही है? 4 आ रही है। पिछले केस में अपन ने क्या देखा था, पार्टिकल्स 4 है, टेट्राहेड्रल वॉइड डबल आ रही है। तो एक जो जनरल जो कंक्लूजन है इसके ऊपर नोट कर लो, वो मैं आपको लिखा देता हूं, जनरल कंक्लूजन। ठीक है, चलो अब एक जनरल कंक्लूजन अगर हम देखें, जनरल कंक्लूजन तो वो क्या होगा? ठीक है, जनरल कंक्लूजन ध्यान से देखो, ठीक है, इसको मैं पूरा बता देता हूं। जनरल कंक्लूजन अबाउट वॉइड, वॉइड के बारे में जनरल कंक्लूजन क्या है? इफ सिस्टम है जेड पार्टिकल्स, अगर सिस्टम में जेड पार्टिकल्स इन यूनिट सेल, मतलब ये यूनिट सेल के अंदर जेड पार्टिकल है या उसकी रैंक जेड है, मतलब जैसे सिंपल में 1 होती है रैंक, मतलब पार्टिकल 1 होता है, बीसीसी में बॉडी सेंटर्ड में पार्टिकल कितने होते हैं? बोलो 2, एफसीसी में पार्टिकल होते हैं 4, उस तरह से। तो जेड पार्टिकल से अपन ने मान ली, देन उस सिस्टम में टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड होगी जेड के बराबर, कितनी होगी? जेड के बराबर। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बच्चों कितने के बराबर होगी? 2 इंटू, सॉरी, टेट्राहेड्रल वॉइड होगी 2 इंटू जेड के बराबर, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी जेड के। यानी एफसीसी की अगर जैसे अपन बात करें तो एफसीसी में जेड की वैल्यू 4 होती है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आई थी? बोलो 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आएगी? 4। तो ये कैसे आती थी? 2 होती थी ईच बॉडी डायगोनल पर, ईच बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल 4 होते हैं, 4 इंटू 2 8 होते हैं, एक होती है बॉडी के सेंटर पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 3 आती है एज सेंटर। तो इस तरह से अपन ने इस टॉपिक को क्लियर कर लिया। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।